हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। इसमें आज ये हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले हमने जितने भी पार्ट किए हैं, हर एक पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसी में ये आज पार्ट 6 है, इसमें भी आज हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PYQ से रिलेट किए हुए हैं। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट है उनसे भी डिफरेंट बुक्स से मैंने ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इनको इंक्लूड किया है उसमें। और चलिए फिर प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है। लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की भी अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, जिसमें आपको ये सारे पार्ट मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप बेसिक जानकारी सभी के पास होती है, और आज की भी ये जो वीडियो है ना, ये स्पेशली लिटरेरी टर्म को डेडिकेटेड है, और हम इसके ही टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफाइन, वेट अ मिनट, यस, फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइन ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर। किसने ट्रेजेडी को डिफाइन किया है, या हम कह सकते हैं कि ये जो नीचे दी हुई डेफिनेशन है ये किसने दी है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये डेफिनेशन है और बहुत फेमस भी है। ठीक है, ट्रेजेडी जहां भी आएगा ना, ट्रेजेडी का डिस्कशन जहां भी होगा, वहां पर ये डेफिनेशन आपको मिलेगी ही। ठीक है, ट्रेजेडी एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। किसके द्वारा कही गई है? प्लेटो, शेक्सपियर, अरिस्टोटल, लॉन्गिनियस। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए फेमस है, आपको भी पता होगा, ये किसके द्वारा कही गई है? एरिस्टोटल के द्वारा दी गई ये डेफिनेशन है। इनका एक वर्क आया था, ठीक है, पोएटिक्स, उसमें इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मिडिवल पीरियड। एक ऐसा फिक्शन जिसकी सेटिंग कब की है? मिडिवल पीरियड की है। ऑफन इन अ ग्लूमी कासल रिप्लीट विद donjon subterranean passages and use of ghost and mysterious is called। देखिए ये पर्टिकुलर जो टर्म दी गई है, ये कह रहे हैं कि एक इस प्रकार का फिक्शन है जिसकी सेटिंग जो है मिडिवल पीरियड की होती है। ऑफन ग्लूमी कासल्स होते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से घोस्ट लाइक स्टोरी होती है उसकी। ठीक है, तो ये किस फिक्शन की बात कर रहे हैं? पिकारेस्क नॉवल, गॉथिक नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल, या फिर हिस्टोरिक नॉवल? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? मिस्टीरियस स्टोरीज होंगी, घोस्ट लाइक कैरेक्टर होंगे। यस, इन्हें कहते हैं हम गॉथिक नॉवल। ध्यान रखना, गॉथिक नॉवल मिस्टीरियस स्टोरीज से, घोस्ट की जो स्टोरीज होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, गॉथिक नॉवल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस किसको कहा जाता है? पोएट्री रिटन टू एस्टैब्लिश्ड रूल एंड रेगुलेशन ऑफ वेरिफिकेशन, रॉयल परमिशन टू राइट पोएट्री, या फिर लिबर्टीज विद लैंग्वेज, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन द पोएट्री, poetic norms of a particular period. What should be the right answer? Yes, poetic license क्या होता है? देखिए poetic license जो होता है वो रिलेटेड है liberties with language and facts in poetry। ठीक है, poetic license is the right assumed by poets to alter or invert standard syntax and depart from common diction or pronunciation to comply with the metrical or tonal requirements of their writing. Okay, moving to the next question. Next is the unbroken flow of thought and awareness in the waking mind is called। इसको क्या कहते हैं?
आप इसको ही ध्यान रखोगे, फ्लो ऑफ थॉट, थॉट का जो फ्लो आता है, अनब्रोकन फ्लो है ये, ठीक है। और अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड, व्हाट डू वी कॉल इट? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिफेनी, नेगेटिव कैपेबिलिटी, या फिर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? यस, जो अनब्रोकन फ्लो होता है थॉट का, उसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। Stream of consciousness is a narrative device that attempts to give the written equivalent of the character's thought process, either in a loose interior monologue or in connections to his or her actions. Okay? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय कैथारसिस? कैथारसिस क्या होता है? देखिए, ये रिलेट करता है ट्रेजेडी से, ठीक है, मोस्टली ट्रेजेडी से रिलेटेड है। और इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रेजिक फ्लो इन द एंटागोनिस्ट, ट्रेजिक फ्लो इन द प्रोटेगोनिस्ट, फॉल्स स्टेप टेकन इन डार्क, परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैथारसिस? यस, आपको ध्यान रखना है, कैथारसिस है परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, दैट इज कैथारसिस, ठीक है। कैथारसिस मीन्स द परग्यूइंग ऑफ द इमोशंस और रिवीलिंग ऑफ इमोशनल टेंशन, स्पेशली थ्रू सर्टेन काइंड्स ऑफ आर्ट, ट्रेजेडी और म्यूजिक। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। सिक्स्थ है, द टर्म डायस्टोपिया इम्प्लाइज। देखिए, दो तरीके की टर्म होती है, एक होता है यूटोपिया, ठीक है, यूटोपिया के बारे में सुना होगा आपने, यूटोपिया, और एक होता है डायस्टोपिया। तो यहाँ पर डायस्टोपिया के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन है प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड, प्लीजेंट रियल वर्ल्ड, या फिर अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। डायस्टोपिया क्या होगा? देखिए, यूटोपिया जो होता है ना, यूटोपिया ये रिलेट करता है प्लेजेंट से। प्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, वो भी बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट, मतलब सारी चीजें वहां पे अच्छी अच्छी होंगी, गुडी गुडी सी होंगी, ठीक है, दैट इज यूटोपिया। लेकिन अगर हम डायस्टोपिया की बात करें, डायस्टोपिया इसी का अपोजिट है, ठीक है। यहां पर है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डायस्टोपिया इंप्लाइज एन अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। इट इज अ सोसाइटी characterized by human misery as squalor or oppressions, disease, overcrowding, that is, ठीक है। Moving to the next question. Next question is, who is the father of term objective correlative? आप कह सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये किसके द्वारा शुरुआत में कॉइन की गई थी? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। यस, ऑप्शन है टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन कीट्स, या फिर वर्ड्सवर्थ। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है, इसकी जो शुरुआत की गई थी टी.एस. इलियट के द्वारा कॉइन की गई थी। इनको इनका मतलब फादर माना जाता है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का एक तरीके से जनक कहा जाता है। इन्होंने पहली बार इसको कॉइन किया था, टी.एस. इलियट ने। और कहां पर किया था? इनका एक ऐसे आया था, हैमलेट, ऑन हैमलेट, ठीक है, ऑन हैमलेट, उसमें किया था। ओके, ये चीज भी ध्यान रखनी है। ही एक्सप्लेन्स इट एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion, such that when the external facts which must terminate in sensory experiences are given, the emotion is immediately evoked. ओके, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को किससे जोड़ना है? टी.एस. इलियट से। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नोबल? प्रोलिटेरियन नोबल की यूजली थीम क्या रही थी? प्रोलिटेरियन नोबल, या फिर कहें प्रोलिटेरियन लिटरेचर। यस, ऑप्शन है अरिस्टोक्रेटिक क्लास, वॉरियर्स, मिडिल क्लास, या वर्किंग क्लास।
तो ये कनेक्टेड है वर्किंग क्लास से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वर्किंग क्लास। प्रोलिटेरियन लिटरेचर रेफर्स हियर टू द literature created by working class writers mainly for the class conscious proletariat, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, इसको ना कनेक्ट करके रखना है आपको वर्किंग क्लास से। नेक्स्ट है अ कैरेक्टर व्हिच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। बताइए एक ऐसा कैरेक्टर विच रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज, वो पूरी स्टोरी में लगभग अनचेंज ही रहता है, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहेंगे? राउंड कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर, कैरिकेचर या फ्लैट कैरेक्टर? यस, पूरी स्टोरी में अनचेंज है वो, तो ये होता है फ्लैट कैरेक्टर। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अ फ्लैट कैरेक्टर इज अ माइनर कैरेक्टर इन अ वर्क ऑफ फिक्शन हु डज नॉट अंडरगो सब्सटेंशियल चेंज और ग्रोथ इन द कोर्स ऑफ अ स्टोरी। ओके, ऑलमोस्ट रेफर टू एज सेम, सिमिलर रहता है ऑल ओवर, मतलब पूरी स्टोरी में ना वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्लोज्ड ड्रामा। क्लोज्ड ड्रामा किसको कहते हैं? ये एक ड्रामा का ही पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन है ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर, ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रीट्स। तो क्लोज्ड ड्रामा क्या होते हैं? यस, देखिए क्लोज्ड ड्रामा का जो इन्वेंशन हुआ था वो परफॉर्म करने के लिए नहीं हुआ था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये ना सिर्फ मतलब पर्सनल रीडिंग के लिए था, तो ये ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? ड्रामा टू बी रीड, ठीक है। अ क्लोज्ड ड्रामा इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा बट इज इंटेंडेड टू बी रेड rather than to be performed in the theater. Moving to the next question. जैसे आप ऑप्शन के लिए अगर एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो जॉन मिल्टन का सैमसन एगेनिस्ट जो है, ठीक है, या फिर शैली का देख सकते हो प्रोमेथियस अनबाउंड। ये क्या है? ये क्लोज्ड ड्रामा के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेरेसा राइमा इज द स्टैंजा ऑफ। जो टेरेसा राइमा होता है इसमें टोटल कितनी लाइंस होती हैं? कितनी लाइन का ये स्टैंजा होता है? 4 लाइंस, 5 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइंस? टेरेसा राइमा, यस, ध्यान रखना है टेरेसा राइमा में टोटल 3 लाइंस होती हैं, 3 लाइंस का स्टैंजा होता है, ठीक है। इट इज वेरिएशन ऑफ द टर्सेट ऑफ 3 लाइंस एंड इट्स राइमिंग स्कीम यूजुअली क्या होगी? ए बी ए, ठीक है, 3 लाइन का स्टैंजा, या फिर हो सकती है बी सी बी, ठीक है, या सी डी सी, डी ई डी, इस तरीके से इसकी राइमिंग स्कीम होती है। ओके, मतलब ये ना टर्सेट की तरह ही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इट हैज बीन यूज्ड बाय शेली, बायरन, ब्राउनिंग, इसका यूज जो है इन राइटर्स ने किया है। टेरेसा राइमा 3 लाइंस, ओके। नेक्स्ट है एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू बुक्स। हाउ मेनी बुक्स? सामान्यतः जो एपिक होता है वो कितनी बुक्स में डिवाइड होता है? 12 में, 24 में, 10 में, 15 में? तो आपको ध्यान रखना है यूजुअली जो एपिक को डिवाइड किया जाता है, आपने भी देखा होगा, 12 बुक्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोम। एपिक जो होता है वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोम होती है, जनरली डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, ठीक है। जैसे आप जॉन मिल्टन का देख सकते हो, पैराडाइज लॉस्ट, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेंसरियन स्टैंजा हैज, स्पेंसरियन स्टैंजा में कितनी लाइंस होती है? यस, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन या 9 लाइन? तो ध्यान रखना है स्पेंसरियन स्टैंजा में टोटल 9 लाइंस होती हैं, ठीक है। स्पेंसरियन स्टैंजा वाज इन्वेंटेड बाय एडमंड स्पेंसर। इट इज अ स्टैंजा ऑफ 9 लाइंस। इट कंसिस्ट ऑफ 2 linked quatrain in iambic pentameters and last line is a iambic hexameter या फिर Alexandrine कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी ना वो यूजुअली ये होती है ए बी और बी सी और सी, ठीक है। इस तरीके से 9 लाइन का स्टैंजा होता है। आप कह सकते हैं इसमें 2 तो क्वार्टरेन है, 4-4 लाइन की है जो आइम्बिक पेंटामीटर में है, और जो लास्ट वाली लाइन होती है ना, ये
लास्ट वाली लाइन, ये एलेक्जेंड्रियन होती है, मतलब इसकी जो फॉर्मेशन होती है ना वो आइम्बिक हेक्सामीटर में होती है। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक वर्स, व्हाट इज ब्लैंक वर्स? ऑप्शन है राइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, डाक्टिलिक टेट्रामीटर या फिर एनापेस्टिक हेक्सामीटर। यस, ब्लैंक वर्स क्या होता है? तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इसकी, रेपिटेड क्वेश्चन है। इस जो ब्लैंक वर्स होगा ना उसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है, मीटर तो होता है लेकिन राइमिंग स्कीम नहीं होती है ना। ब्लैंक वर्स में फ्री वर्स में यही अंतर है, फ्री वर्स में दोनों ही चीज नहीं होंगी, ना तो राइमिंग स्कीम है ना मीटर है, और ब्लैंक वर्स में मीटर तो है लेकिन राइमिंग स्कीम नहीं है। यहाँ पर भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस, ध्यान रखना है, ब्लैंक वर्स इज एन अनराइम्ड वर्स, स्पेशली अनराइम्ड iambic pentameter, most frequently used in English dramatic epic. Okay, moving to the next question. Next है Alexandrine क्या होता है? And Alexandrine is the last line of the, अभी हमने पढ़ा था लास्ट लाइन किसकी थी, तो आप इस तरह देखिए क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज की, है ना। तो एलेक्जेंड्रीन क्या है? अभी हमने पढ़ा था स्पेंसिलियन स्टैंजा की जो लास्ट लाइन थी वो एलेक्जेंड्रीन में थी, है ना। एलेक्जेंड्रीन में क्या होता है, जो मीटर होता है वो क्या होता है, हेक्सामीटर। ओके, आइम्बिक हेक्सामीटर में। ओके, और किसकी लाइन होती है ये ध्यान रखना है, ये स्पेंसिलियन स्टैंजा की लाइन, लास्ट लाइन होती है एलेक्जेंड्रीन में। ओके, एंड एलेक्जेंड्रीन इज द लास्ट लाइन ऑफ स्पेंसिलियन स्टैंजा। अ राइम रोयल इज अ फॉर्म ऑफ वर्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश बाय चौसर। अगर हम राइम रॉयल की बात करें तो ये क्या है, ये एक फॉर्म है जो चौसर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, है ना। टेरेजा राइमा हम पढ़ चुके हैं, अभी 3 लाइन का स्टैंजा होता है टेरेजा राइमा में। ओके, और ओटावा राइमा, ओटावा राइमा में क्या होगा, 8 लाइन स्टैंजा होगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अ सब्सिडियरी और सबऑर्डिनेट और पैरेलल प्लॉट इन अ प्ले और स्टोरी दैट कोएग्जिस्ट विद द मेन प्लॉट इज अ। बेसिकली जो एक स्टोरी में ना एक सब प्लॉट होता है उसकी बात करी जा रही है, एक सब्सिडियरी, सबऑर्डिनेट या पैरेलल प्लॉट इन अ स्टोरी। ठीक है, जो को एग्जिस्ट करता है मेन प्लॉट के साथ में, उसको क्या कहा जाता है, सिंबल, सब्जेक्ट, सिनेक्डकी, सब प्लॉट। तो इसका आंसर तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, है ना। क्या होगा, सब्सिडियरी जो प्लॉट चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, सब प्लॉट बोला जाता है उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अ सब्सिडियरी और सबऑर्डिनेट, और हम पैरेलल प्लॉट कह सकते हैं, मेन प्लॉट के साथ में चल रहा है पैरेलल एक और स्टोरी चल रही है, उसको हम क्या कहेंगे, सब प्लॉट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम्स व्हिच हैज बीन अराउंड 4000 ऑफ इयर्स। बताइए इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम कौन सी है जो हजारों सालों से चली आ रही है। इलेजी है, एपिक पोम है, फ्री वर्स है, बैलेड है। लॉन्गेस्ट टर्म, तो लॉन्गेस्ट क्या है, एपिक पोम, है ना। यही लॉन्गेस्ट फॉर्म में होती है, इन सब में देखोगे सबसे ज्यादा लेंथ में लॉन्गेस्ट फॉर्म में कौन है, एपिक पोम। ओके, एपिक पोम इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोम्स, ये चीज ध्यान रखने। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, which of the following is a short fictitious story that is presented to teach a religious principle, simple truth or moral lesson? तो आपको बस इस पर फोकस करना है, इससे ही आपका आंसर निकल आएगा। मोरल लेसन सुनाने वाली, मोरल लेसन सिखाने वाली जो स्टोरी होती है जो सिंपल ट्रूथ पर बेस्ड होंगी, है ना, ज्यादातर बाइबल से रिलेटेड होती है, बिब्लिकल स्टोरीज होती है वो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट फिक्टिशियस स्टोरी। ठीक है, शॉर्ट होती है, फिक्टिशियस स्टोरी होती है, मतलब वो रियल लाइफ बेस्ड नहीं होगी। ठीक है, दैट इज प्रेजेंटेड टू टीच अ रिलीजियस प्रिंसिपल, सिंपल ट्रूथ और मोरल लेसन। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है प्रोज, ट्रिकस्टर टेल या फिर पैरेबल या फिर सीरियल, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पैरेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पैरेबल जो होती है इज अ शॉर्ट फिक्टिशियस स्टोरी और दैट इज प्रेजेंटेड टू टीच अ रिलीजियस प्रिंसिपल, सिंपल ट्रूथ और मोरल लेसन। नेक्स्ट इज
which plays featuring a hero who must overcome evil were allegorical in nature. Yes, कौन से वो प्ले हैं जिसमें हीरो को कैसे फीचर किया जा रहा है, हीरो की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हु मस्ट ओवरकम इविल, ठीक है, मतलब बुराई को वो खत्म करेगा, एंड एलेगोरिकल इन नेचर। ऑप्शन है मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज, मोरलिटी प्लेज या मोनोलॉग्स। किस टाइप के वो प्ले होंगे जिसमें इविल को खत्म, इविल को नष्ट करेगा हीरो? यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मोरलिटी प्लेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मोरलिटी प्लेज। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉन्ग लिरिक पोम serious in subject matter, elevated in style, elaborate in its stanchic structure is। yes, किसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर? देखिए, एक लॉन्ग लिरिक पोम है, सीरियस है, उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो बहुत ही सीरियस है, और एलिवेटेड है स्टाइल में, एलाबोरेट इन इट्स स्टैंचिक स्ट्रक्चर। यस, क्या होगा राइट आंसर? एक लॉन्ग लिरिक पोम, सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, एलिवेटेड इन स्टाइल, एलोबरेट इन इट्स स्टैंचिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन है एन एलेजी, अ लिरिक, एन ओड या ड्रामेटिक मोनोलॉग। यस, यहां पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो ओड के बारे में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा ओड होता है जिसका सब्जेक्ट मैटर भी कैसा रहता है? सीरियस रहता है, ठीक है। और क्या है ओड में? क्या होगा? एक लॉन्ग लिरिक है, लिरिक पोम होती है ओड भी, ठीक है, और संग हैविंग अ सीरियस सब्जेक्ट मैटर। ओके, अच्छा, लिरिक क्या होता है? लिरिक एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस अकम्पेन्ड बाय अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और कोई भी, मतलब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसके साथ साथ ये गाया जाता है, ठीक है, लिरिक जो होगा। तो यहां पर जो राइट आंसर था वो था ओड। नेक्स्ट है which of the following is a medieval form, a short comic or satiric tale in verse dealing realistically with middle class or lower class characters and delighting in a rebelled and the obscene। तो यहां पर किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है? मिडिवल फॉर्म का है, ठीक है, एक शॉर्ट कॉमिक और सैटरिक टेल है, मतलब एक स्टोरी है जो कॉमिक स्टोरी कह सकते हो आप, सैटरिक टेल कह सकते हो, सटायर किया जाता है जिसमें, इन वर्स डीलिंग रियलिस्टिक विद मिडिल क्लास लोअर क्लास कैरेक्टर्स। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? बैलेड है, पैरेबल है, फैब्ल्यू है या फिर फेबल है? तो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है ना, जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास कैरेक्टर से रिलेटेड है और एक कॉमिक सैट्रिकल टेल है, तो ये किसके बारे में चर्चा हो रही है? फैब्ल्यू के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फैब्ल्यू इज अ शॉर्ट कॉमिक और सैट्रिक टेल इन वर्स और डीलिंग विद मिडिल और लोअर क्लास कैरेक्टर्स, डिलाइटिंग इन द रेबेल्ड एंड ऑब्सीन्स। नेक्स्ट इज language which seems smooth, pleasant and musical to the ear is termed as। एक ऐसी भाषा जो बहुत ही स्वीट है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है और ईयर के लिए भी बहुत ज्यादा म्यूजिकल है, तो इस ऐसी लैंग्वेज को, ऐसी भाषा को क्या कहा जाएगा? एपिफोनी, कैकोफोनी, मेलोडी या फिर हार्मनी? यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए, जो मधुरमय संगीत है, मधुरमय भाषा है, उसको हम कहेंगे यूफोनी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जो बेकार ध्वनि है उसको बोलते हैं कैकोफोनी। यहीं पे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है लिरिकल पोएट्री रेफर्स टू। लिरिकल पोएट्री, इसका मीनिंग क्या होता है? lightest and shortest form of a narrative poetry, short poems written in rapid and irregular meter fit to be sung or recited, poems dealing with one great complex action in a lofty style and in fullness of detail, only descriptive poetry। What should be the right answer? Yes, सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, लिरिकल पोएट्री जो है रेफर्स करती है एक शॉर्ट पोम रिटन इन रैपिड एंड इरेगुलर मीटर, ठीक है,
फिट टू बी संग और रिसाइटेड, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड लिरिकल पोएट्री। नेक्स्ट इज अ बैलेड। बैलेड क्या होता है? यस, ऑप्शंस हैं अ शॉर्ट पोम नरेटिंग अ टेल, अ पोम रिटन ऑन समबडीज डेथ, अ प्रेयर सॉन्ग या फिर अ मैरिज सॉन्ग। बैलेड किसको कहा जाएगा? यस, बैलेड जो होता है ना वो एक शॉर्ट पोम है नरेटिंग अ टेल, जो एक मतलब नरेशन के स्टाइल में लिखी गई एक स्टोरी है, ठीक है। A ballad is a short story in the form of a song. It is one of the earliest form of poetry. ठीक है, it is divided into short stanzas narrating a popular story. Its poetry is direct, simple and dramatic and sung by a single singer. Okay, moving to the next question. अब बारी आती है लिरिक की। लिरिक क्या है? A lyric is, options are a long poem written in the form of an address, a poem written in praise of God, a short poem in which the poet expresses his intense personal feelings, a triumphal song. क्या होगा राइट आंसर? यस, लिरिक क्या होगा? देखिए लिरिक में क्या होता है, ये रिलेट करता है पर्सनल फीलिंग्स से, इस पर फोकस करना है, ये एक की पॉइंट है इसका, ठीक है। ये पर्सनल फीलिंग से रिलेट करता हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अ शॉर्ट पोम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दे लिटरेरी एक्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस and evoking towards it the attitude of amusement and scorn is called. देखिए एक ऐसे मतलब लिटरेरी आर्ट है जिसको डिमिनिश किया गया है, अ सब्जेक्ट जो एक सब्जेक्ट को डिमिनिश करती है बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड इट द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न। इसको क्या कहा जाएगा? यस, व्हाट डू वी कॉल? एलिगरी, मेलोड्रामा, पैरोडी या फिर सटायर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसको कहा जाता है पैरोडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज a long poem telling the story of the leader of the whole community written in a narrative form and lofty style is called. देखिए यहां पर एक लॉन्ग पोम की बात हो रही है जो एक स्टोरी ही बता रही है, नरेशन की फॉर्म में है, टेलिंग द स्टोरी ऑफ अ लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी के एक लीडर की स्टोरी बताती है, रिटन इन अ नरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल, जो एक नरेटिव फॉर्म में लिखी हुई है और लॉफ्टी स्टाइल में लिखी हुई है। तो ये क्या होता है? एक ड्रामा है, एपिक है, शॉर्ट स्टोरी है, लिरिक है? यस, इसको कहेंगे हम, जैसे कि हम जानते हैं लॉन्ग नरेटिव पोएम की बात हो जाए तो वो क्या होता है? एपिक होता है। ओके, एन एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन अ ग्रेट एंड सीरियस सब्जेक्ट related in an elevated style and centered on a heroic or quasi-divine figure on whose action depend the fate of a tribe or a nation or the human race. Okay, moving to the next question. Who among the following was not a member of the group the University of Wits? तो इनमें से कौन ऐसा है जो यूनिवर्सिटी विट्स में का मेंबर नहीं था? बेन जॉनसन, थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पील? यस, क्या होगा राइट आंसर? यस, एज वी ऑल नो बेन जॉनसन इज नॉट रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यूनिवर्सिटी विट्स में किसका नाम आता है? जैसे कि थॉमस नैश है ना, और क्रिस्टोफर मार्लो हैं, जॉर्ज पील है, और उसके बाद में रॉबर्ट ग्रीन का भी नाम आता है इसमें, ठीक है, जॉन लिली का नाम आता है,
तो ये सब जो है ये यूनिवर्सिटी बिट्स है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज which of the following feminist critics used the term gynocriticism for the first time? इनमें से कौन जो पर्टिकुलर क्रिटिक है जिसने ये टर्म यूज की पहली बार? गाइनोक्रिटिसिज्म, केट मिलर, साइमन डी वीबर या फिर मैरी एलमन, एलेने सोवाल्टर? यस, क्या होगा राइट आंसर? यस, गाइनोक्रिटिसिज्म जो टर्म है इसको कॉइन किसने किया था सबसे पहली बार? गाइनोक्रिटिक्स या गाइनोक्रिटिसिज्म? यस, राइट आंसर है एलेने सोवाल्टर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश इज, इंग्लिश में लिखी गई पहली ट्रेजेडी कौन सी मानी जाती है? एडवर्ड सेकंड, डॉक्टर फॉस्टर्स, द ज्यू ऑफ माल्टा या फिर गॉर्बोटक? यस, द वेरी फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश। तो ये कौन सी मानी जाती है? गॉर्बोटक। ठीक है, गॉर्बोटक इज द अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स। इट वाज रिटन बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर लिखा था, इसे ध्यान रखना, थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखी गई थी। द राइटर्स टुक द स्टोरी ऑफ द प्ले फ्रॉम जॉफ्री ऑफ मोनोमथ्स हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, पहली ट्रेजेडी गॉर्बोटक। नेक्स्ट है हु इज द पियोनियर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि आप एस्थेटिसिज्म की का जिक्र सुनते हो, है ना, आर्ट फॉर आर्ट सेक्स के बारे में सुनते हो, तो इसके पियोनियर कौन थे? इसकी शुरुआत कैसे हुई? ऑप्शन है वॉल्टर पैटर, जॉन हेनरी न्यूमैन, स्टीवेंसन या फिर ऑस्कर वाइल्ड। यस, हु इज द पियोनियर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट? यस, तो ऐसा माना जाता है कि एस्थेटिक मूवमेंट की शुरुआत करने वाले थे वॉल्टर पैटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। The British writers were much influenced by the Oxford professor Walter Pater, and his essays published during 1867 to 68, in which he started that life had to be lived intensely with an ideal of beauty. Okay. Next is who of the following is known for a aphoristic prose style? बताइए। एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए किसको जाना जाता है? विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब, जीके चेस्टरटन या फिर फ्रांसिस बेकन? यस, क्या होगा राइट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो है फ्रांसिस बेकन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज Understanding poetry by Brooks and Warren encapsulates the principle of new criticism, new historicism, reader response theory या फिर Marxist criticism? What should be the right answer? Understanding poetry by Brooks and Warren। यस, ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, किससे रिलेट करती है, कौन से सिद्धांत को इन्वेंट करती है? अंडरस्टैंडिंग पोएट्री और किसके द्वारा दी गई है? ब्रूक्स और बैरन के द्वारा दी गई है। तो प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म को ये इन्वेंट करती नजर आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लिंट ब्रूक कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स ऑफ 20th century. Brooks along with John Crown Ransom or Alan Tate and Robert Penn Warren was a principal proponent of the new criticism. Next is the phrase disassociation of sensibility was first used by Eliot in his, बताइए। ये जो फ्रेज है ना डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी,
ये पहली बार इलियट के द्वारा यूज की गई थी कहां पर? फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, उनका ये जो वर्क आया था इसमें, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, मेटाफिजिकल पोएट्स या एसे ऑन हेमलेट? यस, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये कहां पर यूज की गई थी? मेटाफिजिकल पोएट्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज अ लिटरेरी टर्म्स फर्स्ट यूज्ड बाय टी.एस. Eliot in his essay The Metaphysical Poets. It refers to the way in which intellectual thoughts was separated from the experience of feeling in 17th century poetry. Next is The Principles of Literary Criticism is a famous work. ये किसका फेमस वर्क है? The Principles of Literary Criticism. I.A. Richards, क्लिंट ब्रूक, विलियम एम्पसन या फिर जॉन क्राउन रैनसम? यस, ये जो वर्क है ये लिखा गया है आई.ए. रिचर्ड्स के द्वारा। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ध्यान रखना है आई.ए. रिचर्ड्स यानी कि इनवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्स दैट हैज नो सेट थीम, नो रेगुलर मीटर, राइम और स्टैंडिक पैटर्न इज कॉल्ड। एक ऐसा वर्स मतलब पोएटिक स्टाइल कह सकते हो आप। ठीक है, एक ऐसा वर्स जिसमें ना तो कोई सेट थीम है, ना रेगुलर मीटर है, ना ही कोई राइम है, ना स्टैंडिक पैटर्न है, तो उसको क्या कहेंगे? ब्लैंक वर्स है, फ्लेक्सिबल वर्स है, हीरोइक वर्स है या फ्री वर्स है? क्या कहा जाता है उसको? यस, उसको कहा जाता है फ्री वर्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ना तो उसमें मीटर है, ना राइमिंग स्कीम है, ना कोई थीम है, ना स्टैंडिक फॉर्म है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीच, वेट अ मिनट, yes, which of the following is a speech in which a character reveals his thoughts to the audience but not the other characters in the play? मतलब एक ऐसी स्पीच होती है जो मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के द्वारा बोली जाती है, जिसको ऑडियंस तो सुनती है लेकिन अदर जो कैरेक्टर्स हैं जो स्टेज पे मौजूद है वो नहीं सुनते, वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें वो चीज सुनाई नहीं दे रही है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्टेज क्राफ्ट, स्टॉफी या फिर स्टाइकोमीथिया या फिर सलिलिकी। क्या कहा जाएगा इसे? यस, इसको क्या कहा जाता है? सॉलिलिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन सॉलिलिकी कहते हैं इज अ स्पीच इन विच अ कैरेक्टर रिवील्स हिज थॉट्स टू द ऑडियंस बट नॉट टू अदर कैरेक्टर्स इन द प्ले। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, yes, question number 38, which of the following comprises some important elements such as plot, exposition or foreshadowing, rising action, climax, falling action और resolution? आपको ये बताना है कि मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसमें ये सारी चीजें मिलती हैं हमें। प्लॉट भी है, एक्सपोजिशन है, फोरशैडोइंग है, राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमैक्स आता है, ठीक है, फॉलिंग एक्शन भी है। किससे रिलेटेड है ये टर्म्स? नॉन फिक्शन से, ड्रामा से, फिक्शन से या प्रोज से? यस, इट इज रिलेटेड टू फिक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्लॉट, एक्सपोजिशन, फोरशैडोइंग, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रिजोल्यूशन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिक्शन। नेक्स्ट है द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कॉइन्ड बाय। देखिए अभी हमने न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो ब्रूक्स और बैरन के द्वारा कॉइन किया गया था। ऐसे ही ये है जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, ये किसके द्वारा कॉइन किया गया है? विलियम एम्पसन, डब्ल्यू.के. विमसेट जूनियर या फिर आई.ए. रिचर्ड्स, एफ.आर. लेविस? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। यस, ये भी जो कॉइन किया गया है वो आई.ए. रिचर्ड के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई.ए. रिचर्ड वाज एन इंग्लिश एजुकेटर, लिटरेरी क्रिटिक whose work contributed to the foundation of the new criticism. He wrote the book of Principle of Literary Criticism in which he coined the above phrase, the practical criticism.
ओके, इसी को हम न्यू क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं, मतलब ये उसका एक तरीके से सिनोनिम है। ओके, नेक्स्ट है मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन। मिस्ट्री और मिरेकल प्लेज जो है इंग्लिश में वो किस पर बेस्ड है? इंग्लिश फोकलोर पर, इंग्लिश लीजेंड्स, बिब्लिकल स्टोरीज या फिर एंग्लो सेक्शन मिथ्स। मिस्ट्री और मिरेकल प्लेज आर बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरीज। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे बिब्लिकल स्टोरीज पर बेस्ड होते हैं और पॉपुलर हुए थे फ्रॉम 13th to 16th सेंचुरी इन इंग्लैंड। They were performed by York, Chester, Wakefield and Conventry cycles. Okay. Next is the term womanism was first used by, ये जो टर्म है ये किसके द्वारा कॉइन की गई है? पहली बार यूज की गई टर्म वुमेनिज्म। हेलन साइकिस, गायत्री स्पीवक, केट मिलेट या फिर एलिस वॉकर? यस, वुमेनिज्म। ये जो पर्टिकुलर टर्म है वेमेनिज्म, ये कॉइन की गई है एलिस वॉकर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एलिस वॉकर। और इन्होंने ना अपनी एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम था कमिंग अपार्ट, उसके अंदर 1979 में ये टर्म कॉइन की थी। ठीक है, बुक का नाम ध्यान रखना है, कमिंग अपार्ट। नेक्स्ट इज plagiarism is a well-known word and concept in academic circles. The word plagiarius in Latin, however, meant, जो वर्ड है प्लेजरिज्म, ये ना एक लैटिन वर्ड प्लेजीरियस से लिया गया है। अब प्लेजीरियस का मीनिंग पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ट्रिकस्टर, अ चीट, अ क्वैक या स्विंडलर, अ लोफर, अ लूट, अ टॉर्चर, अ प्लंडर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है ना प्लेजीरियस, इसका जो मीन होता है वो आप किडनैपर से भी लगा सकते हो, किडनैपर से। ठीक है, और यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा टॉर्चर और प्लंडर से। ठीक है, सेड्यूसर कह सकते हो, प्लंडर कह सकते हो। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। हु सेड दिस? ये स्टेटमेंट किसकी है? रोमांटिसिज्म को किसने लिबरलिज्म इन लिटरेचर कहा है? विक्टर ह्यूज, विलियम वर्ड्सवर्थ, वॉल्टर पैटर, साउदी? यस, एल नहीं है, क्या होगा राइट आंसर? रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर किसने कहा है? यस, ये कहा गया है विक्टर ह्यूज के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विक्टर ह्यूज ने रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर कहा है। ठीक है, अगर विक्टर ह्यूज के जन्म और लाइफ स्पैन की बात करें तो 1802 में इनका जन्म होता है और 1885 में इनकी मृत्यु होती है। एक फ्रेंच पोएट है, नॉवलिस्ट और ड्रामेटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट सेक्स। तो ये जो टर्म है ना आर्ट फॉर आर्ट सेक, इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? एस्थेटिसिज्म, डिडक्टिसिज्म, रियलिज्म या न्यू रियलिज्म? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अनदर टर्म फॉर आर्ट सेक, इसको कहा जाता है एस्थेटिसिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में हम कह सकते हैं एस्थेटिसिज्म। ठीक, Art for art's sake is a usual English rendering of a French slogan from the early 19th century and expresses a philosophy that the intrinsic value of art and the only true art is diverse from any didactic, moral and utilitarian function. Moving to the next question. Next is the error of evaluating a poem by the emotional effects upon the reader is known as? Yes. ऑप्शन है इंटेंशनल फॉलेसी, पैथेटिक फॉलेसी,
अफेक्टिव फैलेसी या फिर लॉजिकल फैलेसी? यस, इसमें ये है कि मतलब रीडर जो है पहले से ही इफेक्टिव है, उसने अपने दिमाग में पहले से इमेज बना रखी है और वो पोम को भी उसी आधार पे इवेलुएट कर रहा है। तो इस तरीके का जो एरर है ये कब होता है? कौन सी फैलेसी है ये? इंटेंशनल फैलेसी है, पैथेटिक फैलेसी है, अफेक्टिव फैलेसी है, लॉजिकल फैलेसी है? तो इसको कहेंगे अफेक्टिव फैलेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अफेक्टिव फैलेसी टर्म मतलब देखा जाए तो इसका सबसे पहले जो उपयोग था ना वो विलियम विमसेट ने किया है, विमसेट। ठीक है, और ये जो फैलेसी है जब होती है जब हम किसी पोम को ना उसके रीडर पर इमोशनल इफेक्ट से जज करते हैं। नेक्स्ट इज which of the following name of writers is not included in Cockney schools? Cockney school में कौन नहीं था, या फिर हम कहें Cockney school से रिलेटेड कौन नहीं है? Wait a minute. Yes, this was the question. Cockney school से रिलेटेड कौन नहीं है? जॉन कीट्स, हैजलिट, कॉलरिज या फिर ले हंट? तो कॉलरिज जो थे ये कनेक्टेड नहीं है। Coleridge was not included in Cockney School. Cockney School referred to a group of poets and essayists writing in England in the second and third decade of the 19th century. The term came in the form of hostile review of Blackwood's magazine in 1817. Next is, who of the following did invent the term sprung rhythm? sprung rhythm ये term किसने coin की है? इसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है। स्प्रंग रिदम, जीएम हॉपकिंस, रॉबर्ट बर्न्स, पीबी शैली या फिर टेनिसन? किसके द्वारा कॉइन की गई है ये टर्म? स्प्रंग रिदम। यस, स्प्रंग रिदम इज अ पोएटिक रिदम डिजाइन टू इमिटेट द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच, और ये कॉइन की गई है जीएम हॉपकिंस के द्वारा। ठीक है, और it is constructed from feet in which the first syllable is stressed and may be followed by a variable number of unstressed syllable. Next is, if the following Indian writers, sorry, in the following Indian writer होना चाहिए यहाँ पे, ये ऑफ कर देते हैं। वेट अ मिनट, यस यहाँ पे ऑफ होगा। Of the following Indian writers writing in English who does not belong to Indian diaspora? Yes, option है सलमान रश्दी, किरण नागरकर, किरण देसाई, बीएस नायपॉल। देखिए, इंडियन डायस्पोरा से कौन रिलेटेड नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ये थे बीएस नायपॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर वीएस नायपॉल का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। ठीक है, इनका पूरा नाम था वी फॉर विद्याधर, एस फॉर है सूरज प्रसाद नायपॉल। इनका जन्म होता है 1932 में। इज अ नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश राइटर। ठीक है, ये मतलब नाम तो इनका इंडियन जैसा है, वैसे इन्हें कंसिडर किया जाता है ब्रिटिश राइटर। हु वाज बोर्न इन त्रिनिदाद। He is known for his comic early novels set in Trinidad and Tobago. ठीक है, next is, paradox and tension are critical terms promoted by. ये दोनों critical terms किसके द्वारा प्रमोट की गई हैं? पैराडॉक्स एंड टेंशन। ऑप्शन है टेट एंड ब्रूक्स, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, पाउंड एंड इलियट या फिर जॉनसन एंड पैटर? यस, ये जो क्रिटिकल टर्म्स हैं इनको प्रमोट करने वाले थे एलन टेट और क्लिंट ब्रूक्स। ठीक है, टेट एंड ब्रूक्स, जिनको इनका पूरा नाम है एलन टेट और क्लिंट ब्रूक्स। ठीक है, इन्होंने इसको कॉइन किया, पैराडॉक्स और टेंशन को, मतलब ये जो क्रिटिकल टर्म है इनको प्रमोट किया। इन लिटरेचर पैराडॉक्स इज एन एनेमलस juxtaposition of incongruous idea of the sake of striking exposition and unexpected insight. ठीक है, और टेंशन क्या है? टेंशन बिकम अ कॉमन
descriptive and evaluative word in the criticism of the 1930s and later, especially after Alan Tate. One of the new critics proposed it as a term to be made by looping the prefix of logical terms, extension and intention. Next is, according to Collis, what is dissolves, diffuse and dissipated in order to recreate dash and to unify. देखिए कॉलिस की एक डेफिनेशन कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट है कॉलिस की, ठीक है। कॉलिस के अनुसार क्या है, क्या चीज है जो व्हाट इट इज डिसॉल्व, डिफ्यूज एंड डेसिपेट इन ऑर्डर टू रिक्रिएट डैश एंड टू यूनिफाई। ऑप्शन है फैंसी, सेकेंडरी इमेजिनेशन, एपिफैनी या सेंसिबिलिटी। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? यस, कॉलिस जो बात कर रहे हैं वो सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू कॉलिस, सेकेंडरी इमेजिनेशन is described as a power that dissolve, diffuse, dissipate in order to recreate. It dissolved and then regenerated the component in a new way that draws attention to their coalescence. Secondary imagination bridges the gap between the world of spirit and matter. Okay? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी इमेजिनेशन। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने सजेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कैसी लग रही है आपको वीडियो। कोई इंप्रूवमेंट की नीड है तो आप बता सकते हैं, उसके बारे में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।